इस लेक्चर में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं जो अमित शाह के पास देखो दो मंत्रालय हैं, दो मिनिस्ट्री हैं, एक होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। ये न्यूली लॉन्च मिनिस्ट्री है, तो ये अमित शाह जी के पास है। तो कोऑपरेशन मिनिस्टर ने अभी ये अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002 का, इसमें अमेंडमेंट लेके आएगी, संशोधन लेके आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स मतलब कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा इस एक्ट में। तो ये जानने से पहले क्या क्या ये इस एक्ट में दिया हुआ है, उसे जानने से पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जानेंगे। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से पहले आप एक कंपनी समझो। कंपनी क्या होती है? देखो, कंपनी क्या है? कोई भी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जैसे मान लो आपको कंपनी बनानी है, तो पहले एक 1956 का एक्ट था, अब वो 2013 का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके पास उसके बहुत सारे ऑफिस बने होते हैं, ऑनलाइन भी आप रजिस्टर करा सकते हो, तो वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हो और कंपनी बन जाएगी। वन मैन कंपनी भी हो सकती है और मल्टी मेंबर कंपनी भी हो सकती है। तो ये कंपनी सेटअप कर लिया आपने। ये क्या होता है? इसका काम प्रॉफिट इसका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट, फायदा कमाना। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसके नाम में ही है सहयोग, यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब है एक तरह से सहकारिता बोलते हैं हिंदी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो सहकारिता संगठन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब ये है, ये कंपनी की तरह ही है, लेकिन कंपनी और इनमें डिफरेंट क्या है? कंपनी का काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और इनका मतलब है सहयोग बनाना। जैसे इसके मान लो 10 मेंबर हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितना भी कंपनी को, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कंपनी को नहीं मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जितना भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध की है, मान लो एक इकट्ठा करते हैं दूध और फिर बेचते हैं अपना दूध। जैसे अमूल है भाई साहब, ये क्या है? अमूल का जो दूध भी, तो ये भी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये भी। तो ये जितना भी दूध आता है ये फिर बेचते हैं, फिर जितना इसको फायदा होता है अमूल को, जितने भी इसके मेंबर हैं, 100, 1000, 2000, 20,000, जितने भी, उन सब में बराबर बराबर का फायदा बंटता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंपनी में क्या है? जितने आदमियों की कंपनी है, मान लो 1 या 2 मालिक होंगे, 4-5 मालिक होंगे, उनको फायदा मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर होंगे उन सबको फायदा दिया जाएगा, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। फिर ये मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हैं? देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये तो एक स्टेट में रजिस्टर होती है, एक स्टेट में होती है, यानी कि एक स्टेट में रहेगी इसका दायरा। जैसे अमूल क्या है? अमूल तो भाई साहब बहुत सारे स्टेट में है, तो ये क्या हो गई? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई है, क्योंकि अमूल का बिजनेस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बनी हुई है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। और जो सिर्फ एक स्टेट में जिसका दायरा हो, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वो सिर्फ एक स्टेट की है। तो मल्टी स्टेट का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक से ज्यादा स्टेट में हो, स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, उसको बोलेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव यानी कि स्टेट सब्जेक्ट है, वैसे तो ये स्टेट के दायरे में आता है। जो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए हुए, उनमें से जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट ही उन पर लॉ बना सकती है। तो ये जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन जो मल्टी स्टेट सोसाइटीज है, वो भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट 2 स्टेट में भी हो सकती है, 3 में, 4 में, 5 में, तो उनके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। तो ये मैनी सोसाइटी हो सकती है, जैसे शुगर के लिए हो सकती है, चीनी मिल के लिए सोसाइटी हो गई भाई साहब, मिल्क दूध के लिए, बैंक के लिए हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। या मिल्क यूनियन हो सकती है, इनके लिए एक एक्ट पास किया गया है गवर्नमेंट ने। जैसे शुगर मिल है भाई साहब, शुगर मिल 2 स्टेट में है, कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पे, दोनों स्टेट में आती हैं। यानी कि जो ये स्टेट से, दोनों स्टेट से केन प्रोक्योर करती हैं। केन का मतलब शुगर केन, गन्ना। ये शुगर मिल गन्ना लेती हैं दोनों स्टेट से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से भी, और फिर चीनी प्रोड्यूस करती हैं। इनकी मेंबरशिप है जो दोनों स्टेट से आती है। कुछ इसके मेंबर कर्नाटक के भी हैं, और कुछ जो सिटीजन जो महाराष्ट्र के हैं, वो यहाँ महाराष्ट्र के भी इसके मेंबर हैं। तो ये एज ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, 2002 का जो एक्ट है। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो जितने भी स्टेट से इसके मेंबर आ रहे होते हैं, उन सारे स्टेट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है भाई साहब जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए डिसीजन लेंगे, चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इसका, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। ये एक ऑफिसर है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार, उसके पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। यानी कि इसके जो भी फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी नियम है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार रेगुलेट करता है इनको। यानी कि लॉ मेकिंग पावर किसके अंदर है?
सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं आते, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। तो ये जो लॉ है ये जब इनेक्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद ये लगभग 1479 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर की गई इस एक्ट में। उनमें से देखो 9 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका लाइसेंस रद्द भी कर दिया, डी रजिस्टर कर दी वो। जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज़्यादा ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं 567, फिर उत्तर प्रदेश में 147, फिर न्यू दिल्ली में 133। जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो लगभग हैं 610। क्रेडिट सोसाइटीज़ का मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं, यानी कि लोन वगैरह भी देती हैं, ऐसी हैं 610 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एग्रो बेस्ड जो सोसाइटीज है, जैसे शुगर मिल की सोसाइटी बनी हुई है, स्पिनिंग मिल की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी 244 हैं। 96 हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरीज, यानी कि जो दूध को इधर उधर, दूध के मामले में डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, जैसे अमूल है, तो ऐसी 96 हैं मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और 66 हैं आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरह, बैंक जो काम करते हैं कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, तो ऐसे 66 मल्टी कोऑपरेटिव बैंक है हमारे इंडिया में। अब गवर्नमेंट क्यों प्लान कर रही है, ऐसी क्या कमी है इस एक्ट में, जो 2002 का एक्ट है उसमें ऐसी क्या कमियां हैं जिनके थ्रू ये अमेंडमेंट करना चाहती है, मतलब जिनको लेके ये संशोधन करना चाहती है। कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि इस एक्ट में कुछ लूप होल्स हैं, कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? एक तो देखो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है किसका, सेंट्रल रजिस्ट्रार का। स्टेट गवर्नमेंट का इन पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई कंट्रोल है नहीं, सारा का सारा कंट्रोल, एक्सक्लूसिव कंट्रोल मतलब सारा का सारा कंट्रोल है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। वही लॉ वगैरह रेगुलेशन वगैरह बना सकता है इनके लिए। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव कमिश्नर होता है यही है इनकी फंक्शनिंग के लिए, सारे जो रूल नियम बनाएगा यही बनाएगा भाई साहब। सेंट्रल रजिस्ट्रार जो कौन है, सेंट्रल कोऑपरेटिव कमिश्नर, ये ऑफिसर का नाम है भाई साहब, उसकी पोस्ट का नाम है सेंट्रल कोऑपरेटिव कमिश्नर। जो सेंट्रल एक्ट है ये क्या है, स्टेट अथॉरिटीज हैं उनका इंटरफेयर होने से रोकता है, यानी कि स्टेट अथॉरिटी हैं जो स्टेट के ऑफिसर हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरफेयर ना करें, हस्तक्षेप ना करें उनके कामकाज में, ये सेंट्रल एक्ट रोकता है 2002 का। जो भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो मल्टी स्टेट में काम करती हैं, यानी कि 2, 3, 4 कितने भी स्टेट में काम कर सकती हैं, वो ऐसा माना जाता है, सपोज किया जाता है कि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये सारा रूल्स रेगुलेशन की पावर दी गई है सेंट्रल रजिस्ट्रार के हाथ में। लेकिन बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं इनके सामने, ऑब्स्टेकल हैं, बहुत सारी कमियां हैं इस एक्ट में। वो क्या हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं, देखो ये कहना है इनका, जो स्टेट में, एक स्टेट में रजिस्टर होती है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के हाथ में, फाइनेंशियल कंट्रोल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं या तहसील लेवल के ऑफिसर, उनके थ्रू इन पे कंट्रोल किया जाता है। ये स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो, यानी कि जैसे मान लो शुगर मिल है, उसे कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई नया अपना ब्रांच एक्सपेंशन करनी है किसी शुगर मिल जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो इसे परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, ये जो शुगर कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि जो प्रपोजल है वो स्टेट लेवल कमेटी के पास जाएगा, ये प्रोसेस सारा पूरा करेगा। यानी कि इसमें क्या है, मल्टी लेयर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की मल्टी लेयर है, यानी कि पहले तहसील लेवल पे जाएगा, वो छानबीन करेगा भाई साहब इसे मशीनरी या एक्सपेंस करने की परमिशन दी जाए या नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी। लेकिन जो सिस्टम है ये स्टेट लेवल का, इसमें चेक्स बैलेंस है, यानी कि जो स्टेट लेवल पे सोसाइटी रजिस्टर हो रही है, चेक्स एंड बैलेंस का जो जुरिस्डिक्शन है मल्टी लेयर पे इन्वॉल्व है, ताकि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जा सके इस प्रोसेस में। यानी कि मान लो, अगर मान लो इस पे तहसील लेवल पे जो ऑफिसर है इस पे कुछ मान लो गलती हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं वो छानबीन करेंगे कि शुगर मिल को आगे एक्सपेंड करने की परमिशन दी जाए या नहीं। तो मल्टी लेयर पे चेक्स एंड बैलेंसिंग का सिस्टम है इस पर। लेकिन फिर भी जो ये है सारा इसका जो कंट्रोल है, स्टेट का जो मतलब कंट्रोल है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके पास सारे फाइनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कंट्रोल है। एक सर्टेन लेवल पे जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है इसके लिए। स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक स्टेट की बात कर रहे हैं अभी हम, जो एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अगर उन्हें एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा खर्चा करना है तो मीटिंग बुलाई जाती है। जनरल मीटिंग में ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो सोसाइटीज़ के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो डिसीजन लेते हैं। तो मैनी जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो, उनका कहना ये है कि जो डे टू डे गवर्नमेंट कंट्रोल है उसकी कमी है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। यानी कि जैसे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या है, मल्टी लेयर पे ये छानबीन होती है, पहले तहसील लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चेक्स एंड बैलेंस
के थ्रू इंश्योर की जाती है ट्रांसपेरेंसी। वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है, ये ही सारी इंस्पेक्शन जांच करता है सोसाइटीज के बारे में। सो स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, और ये अगर कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके अगर मान लो बोर्ड ऑफ मेंबर 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, 1/3 से ज़्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर रिक्वेस्ट भेजें तो वो इंस्पेक्शन करते हैं, उसे परमिशन दे देते हैं। फिर ये सेंट्रल रजिस्ट्रार एक ऑफिसर ही, कोई दूसरा नहीं है। जैसे स्टेट लेवल पे हो रहा था, तहसील लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी छानबीन हो रही थी, इसे अनुमति परमिशन दी जाए नहीं दी जाए, लेकिन सेंट्रल लेवल पे यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए क्या है, सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार है एक। यानी कि अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर है 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक तिहाई से ज़्यादा अगर मेंबर बोलें कि हमें भैया ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, तो ये परमिशन दे देंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार। या फिर सोसाइटीज़ के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, उनमें से हाफ से ज़्यादा, 1 यानी कि आधे से कम नहीं होनी चाहिए, आधे से ज़्यादा मेंबर बोलें सेंट्रल रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करें, तो ये इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, फिर परमिशन दे देंगे। तो इसमें कोई मल्टी लेयर नहीं है, यानी कि चेक्स बैलेंस के लिए कि हाँ अगर एक मान लो गलती होगी, दूसरा देख ले कि इसे परमिशन देना सही था या नहीं था, जैसे स्टेट लेवल पे था, तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसमें क्या है, ग्राउंड लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल रजिस्ट्रार का, वो उसके ऑफिस भी देखो स्टेट लेवल पे नहीं है, इसका एक ही ऑफिस होता है। एक न्यू दिल्ली में भाई साहब एक ऑफिस बना हुआ है, अगर किसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो न्यू दिल्ली में भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे रिक्वेस्ट, कोई कंप्लेंट करनी है तो वहाँ सेंट्रल रजिस्ट्रार पे कंप्लेंट करेंगे, एक ही ऑफिस बना हुआ है। तो इसके रीजनल लेवल पे भी कोई ऑफिस नहीं है। दूसरी परेशानी ये है। तीसरा ये है, जब इसके रेगुलेशन में कमी और इसमें कुछ लूप होल्स हैं भाई साहब, उन लूप होल्स का, कमियों को यूज करके जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जैसे मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं मेंबर्स को, तो ये पोंजी स्कीम भी चला लेते हैं। ऐसे एग्जांपल देखे गए बहुत सारे कई स्टेट में। पोंजी स्कीम का मतलब है ऐसी स्कीम चला लेंगे, ये मेंबर जुड़वाने की स्कीम, ये कहेंगे कि 1000 रुपये दो आप, फिर मेंबर जुड़वाओ, आप 2 मेंबर जुड़वाओगे, 3 मेंबर जुड़वाओगे हमारी सोसाइटी में तो आपको 100 रुपये का फायदा होगा, 2 जुड़वाओगे तो 200 का, 300 का, ऐसे जुड़वाते रहते हैं। अब वो आगे जुड़वाता रहता है। तो ऐसी कुछ पोंजी स्कीम होती है, लेकिन ये क्या है, जब भी इनको ज़्यादा फायदा हो जाता है, ये पहले तो लुभाती हैं कि आप जितने ज़्यादा मेंबर जोड़ोगे आपको ही फायदा है, तो दूसरा मेंबर वो जोड़ेगा, अगले मेंबर वो आगे वाला और मेंबर जोड़ेगा, सदस्य जोड़ेगा। तो जब इन्हें ज़्यादा फायदा हो जाता है भाई साहब, तो फिर ये बंद कर देती हैं, ये बंद हो जाती हैं पोंजी स्कीम, ये जिसने भी चलाई होती है वो बंद कर देते हैं। तो कई क्रेडिट सोसाइटीज़ ऐसी देखी गई जिन्होंने लूप होल्स का यूज करके, कमियों का यूज करके, इस जो एक्ट में है उन्होंने पोंजी स्कीम चला ली भाई साहब। जैसे महाराष्ट्र में स्टेट कमिश्नर हैं, उन्होंने मल्टीपल कंप्लेंट मतलब उनके पास आई, जो महाराष्ट्र में स्टेट कमिश्नर हैं, बहुत सारी कंप्लेंट उनके पास आई कि उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया हुआ, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में ये लूप होल्स हैं, कमियां हैं कि ऐसे जो अगर पोंजी स्कीम चलाएं उन पर क्या एक्शन लिया जाए, इसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये नुकसान है कि इसका। तो कौन कौन से अमेंडमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा जो संशोधन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाना चाहती है, कौन कौन से अमेंडमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हैं स्टेक होल्डर, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं पहले तो, जो एक्सपर्ट हैं वेरियस फील्ड में, जैसे बैंकर हैं, शुगर कमिश्नर हैं, जो शुगर मिल के में कमिश्नर हैं, जो आपके कोऑपरेटिव कमिश्नर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और जो शुगर मिल के लिए कमिश्नर हैं, या हाउसिंग सोसाइटीज़ फेडरेशन है, इन सब से कंसल्ट करें पहले, सहमति ले कुछ भी चेंजेस लाने से पहले। जो मेन पावर है दिल्ली के बजाय और भी स्टेट में भाई साहब बढ़ाए इसके ऑफिस, रीजनल ऑफिस हैं, जो बेटर गवर्नेंस के लिए डिफरेंट स्टेट में ऑफिस खोले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हैंडल करने के लिए, और टेक्नोलॉजी का यूज करें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मान लो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्लेंट कर सकें, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकें, और रीजनल ऑफिस होंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, पारदर्शिता आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस सोसाइटीज़ पे, तो ये स्टेट कमिश्नर के साथ दे दें, स्टेट कमिश्नर को दे दें, यानी कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो स्टेट कमिश्नर करे इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी। तो ये कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं इसमें।